टेम्पल टाइगर पार्ट 3। राइटर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट बताते हैं, एक चर्बी से भरे भालू की खाल निकालना एक कठिन काम है। और जब मैं विश्राम गृह में गर्म स्नान करने तथा देर से नाश्ता करने के लिए वापस जा रहा था तो मुझे एक बहुत ही उत्तेजित फॉरेस्ट गार्ड मिला, जिसका हेडक्वार्टर देवीधुरा में था। वह पिछली रात को अपने कार्यक्षेत्र के दूरस्थ हिस्से में गया था और उस सुबह देवीधुरा लौटने पे उसने बनिए की दुकान में उस भालू के बारे में सुना जिसे मैंने मारा था। उसे अपने पिता के लिए भालू की चर्बी की जरूरत थी, जो कि गठिया के रोग से पीड़ित थे। वह चर्बी में से अपना हिस्सा लेने के लिए तेजी से आ रहा था जब वह भागते हुए मवेशियों के झुंड के पास पहुंचा, जिनके पीछे एक लड़का था जिसने उसे बताया कि एक शेर ने उसकी गायों में से एक को मार डाला है। फॉरेस्ट गार्ड को उस स्थान का एक मोटा अनुमान था जहां की ढोर डंगर चर रहे थे। जब शेर ने उस पर आक्रमण किया, अर्थात जब बाला सिंह और अन्य लोग देवीधुरा की ओर जा रहे थे, मैं उस फॉरेस्ट गार्ड के साथ शिकार को ढूंढने निकल पड़ा। पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के नीचे हम 2 मील या ज्यादा तक गए होंगे जब हम एक छोटे से गड्ढे में पहुंचे। यह वही घाटी थी जिसमें फॉरेस्ट गार्ड ने सोचा था कि यहाँ गाय मारी गई थी। अल्मोड़ा के गोरखा डिपो में कुछ दिनों पूर्व निष्प्रयोज्य सामान का नीलामी हुआ था और मेरे साथी ने अपने पैरों के नाप से काफी बड़े नाप के एक जोड़ी फौजी जूते खरीदे थे। उनको पहन के वह मेरे आगे भटभटाते चल रहा था। जब हम एक घाटी के सिरे में पहुंचे तो यहाँ मैंने उसको अपने जूते उतारने को कहा, और जब मैंने उसके पैरों की दशा देखी तो मुझे उस व्यक्ति की हिम्मत पे बहुत आश्चर्य हुआ, जो सारी जिंदगी नंगे पांव चलता रहा हो किंतु केवल झूठे घमंड के लिए इतनी तकलीफ झेल रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने बड़े जूते इसलिए खरीदे हैं ताकि कि वे बाद में सिकुड़ जाएंगे और आगे भी उसे काम देंगे। नाव के आकार की घाटी 5 एकड़ तक फैली थी, जो एक सुंदर उद्यान की तरह थी। इसमें स्थान स्थान पे बांज के भीमका पेड़ थे। जिस ओर से मैं इधर आया था वहां से मैदान हल्के ढलान से नीचे जाता था और उसमें झाड़ियां भी नहीं थी, परंतु दूर की तरफ का पहाड़ ज्यादा सीधी चढ़ाई वाला था, जिसमें कुछ छितरी हुई झाड़ियां थी। मैं घाटी के सिरे पे कुछ देर तक खड़ा रहा और अपने दृष्टिपथ में आ रहे प्रत्येक पदचिन्ह को देखता रहा, परंतु मुझे कुछ भी संदेहास्पद नहीं दिखा। और फिर मैं नीचे घास के ढलान से होके गया। मेरे पीछे फॉरेस्ट गार्ड आ रहा था, जो अब चुपचाप नंगे पांव चल रहा था। जब मैं घाटी के तल पे सपाट मैदान के निकट पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बड़े क्षेत्र से सूखी पत्तियां और सूखी टहनियां कुरच के एक स्थान पे एक बड़े ढेर के रूप में एकत्रित कर दी गई थी। यद्यपि गाय का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मुझे मालूम था कि इस मृत पदार्थ के ढेर के नीचे शेर ने अपना शिकार छुपा रखा था। और बहुत ही मूर्खता पूर्वक मैंने इस तथ्य के बारे में अपने साथी को नहीं बताया था, क्योंकि उसने बाद में मुझे बताया था कि वह नहीं जानता था कि शेरों की आदत अपने शिकार को छिपाने की होती है। जब एक शेर अपना शिकार छिपाता है तो इसका प्रायः यह संकेत होता है कि उसका इसके निकट लौटने का कोई इरादा नहीं है, परंतु सदैव ऐसा समझना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए यद्यपि मैंने घाटी में प्रवेश करने से पूर्व ही मैदान का निरीक्षण कर लिया था, तो भी मैं दूसरी बार देखने के लिए चुपचाप पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा। पत्तियों और टहनियों के ढेर से थोड़ा ऊंचाई पे पहाड़ ऊपर की तरफ 45 डिग्री के एंगल पे उठा हुआ था और पहाड़ के बगल में 40 गज दूर झाड़ियों का एक छोटा सा झुरमुट था। जब मैं इन्हें देख रहा था तभी मैंने शेर को देखा, जो एक सपाट मैदान के एक छोटे टुकड़े पे लेटा हुआ था और उसके पैर मेरी तरफ थे। अब वह दूसरी ओर पलटा और अपनी पीठ मुझे प्रस्तुत कर दी। मैं उसके सिर के हिस्से को और उसके शरीर की 3 इंच चौड़ी पट्टी को कंधे से लेकर पुट्ठे तक देख सकता था। सिर पे गोली चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता था और मांस पे घाव कर देने से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता था। मेरे सामने पूरी दोपहर तथा सायंकाल पड़ा हुआ था। शेर को अभी या थोड़ी देर में उठना ही होगा, अतः मैंने बैठ जाने और घटनाक्रमों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, मेरी दृष्टि मेरे बाईं ओर एक हलचल पे पड़ी और अपना सिर मोड़ने पे एक भालू को घाटी के ऊपर चुपचाप शिकार की तरफ आते देखा, जिसके पीछे 2 छोटे शावक चल रहे थे। रीछ ने शायद शेर को गाय मारते हुए सुना होगा और शेर को व्यवस्थित हो जाने का समय देने के पश्चात, जैसा कि मैंने अनेक मौकों पर किया है,
वह अब जांच पड़ताल करने आ रही थी, क्योंकि जब तक उसके पास एक विशेष कारण न हो, भालू दोपहर में नहीं चलते हैं। यदि मैं शिकार से कुछ फुट दूर न होके घाटी के किनारे पर खड़ा होता, तो मुझे विश्वास है कि मैंने एक बहुत ही रोचक नजारा देखा होता, क्योंकि शिकार को पाने के बाद जिसे उनको अपनी सूंघने की प्रबल शक्ति की सहायता से खोजने में कोई कठिनाई नहीं होती और भालू उसे उधेड़ना शुरू कर देते हैं। इससे शेर उड़ जाता और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि उसने बिना लड़ाई करे अपना शिकार पे पकड़ छोड़ दी होती और तब वह युद्ध देखने लायक होता। वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड इतने समय तक चुपचाप खड़ा हुआ और अपने पैरों के नीचे की भूमि के अतिरिक्त कुछ और नहीं देख रहा था। जब उसकी नजर भालुओं पे पड़ी तो वह जोर की आवाज में चिल्लाया कि देखो साहेब, भालू भालू। शेर एक ही पल में उठा और दूर भाग गया, परंतु उसे 20 गज तक खुले मैदान से ऊपर जाना था। और जैसे मैंने अपनी दृष्टिका से उस पर निशाना साध के घोड़ा दबाया, फॉरेस्ट गार्ड जो कि इस भ्रम में था कि मैं गलत दिशा में देख रहा था, उसने मेरी बाह को पकड़ लिया और जोर से एक झटका मारा, जिसका परिणाम यह निकला कि मेरी गोली उस स्थान से कुछ ही गज दूर एक पेड़ पे लगी जहां मैं खड़ा हुआ था। किसी को कहीं पर भी गुस्सा आना अच्छा नहीं होता, और एक जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं। फॉरेस्ट गार्ड, जिसे पता नहीं था कि पत्तियों के ढेर का क्या अर्थ था, तथा जिसने शेर को देखा नहीं था, इस भ्रम में था कि उसने भयंकर भालुओं की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करके मेरी जान को बचाया है। इसलिए वहां कुछ कहने को नहीं था और मेरी गोली की आवाज सुन के भालू दूर भाग गए, जबकि मेरे साथी ने दबी आवाज में मुझसे आग्रह किया कि मारो मारो, फायर करो। एक बहुत उदास फॉरेस्ट गार्ड मेरे पीछे चलकर देवीधुरा वापस पहुंचा और उसको खुश करने के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसे ऐसी जगह का पता है जहां मैं एक घुरल को मार सकूं, क्योंकि मेरे आदमी अभी भी बिना मांस खाए हुए थे। उस छोटे आदमी को न केवल ऐसी जगह का पता था जहां पे शिकार था, बल्कि वह अपने पैरों में छाले होने के बावजूद मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। अतः एक कप चाय पी के हम दो आदमियों को साथ लेके चल पड़े, जिनकी आवश्यकता फॉरेस्ट गार्ड के अनुसार गुरल को वापस लाते समय पड़ेगी। रेस्ट हाउस के बरामदे से पहाड़ तीखी ढाल से दूर जाता है। इसी पहाड़ के नीचे वन रक्षक मुझे कुछ 100 गज दूर ले गया, जब हम 1 फुट चौड़े गुरल के जाने के रास्ते पे पहुंचे, जो पहाड़ के पीछे से आर पार जाता था। मैं अब आगे चलने लगा और लगभग आधा मील दाहिनी तरफ आगे बढ़ा होगा कि जब एक चट्टानी धार पे आने के बाद मैंने एक गहरी घाटी के पार देखा और दूसरी तरफ एक उभरी हुई चट्टान पे एक घुरल को खड़े देखा, जो कि आकाश को देख रहा था, जैसे कि सभी बकरियों को देखने की आदत होती है, जिनमें थार, आइबेक्स और मरकोर शामिल हैं। वह एक नर घुरल था, क्योंकि मैं उसकी गर्दन पर सफेद चक्र को देख सकता था और हमारे मध्य की दूरी 200 गज से कुछ ही अधिक थी। यहाँ पे अब एक मौका था जो कि न केवल मेरे आदमियों को मांस उपलब्ध करा सकता था, बल्कि मेरी नई राइफल की शुद्धता का भी परीक्षण किया जा सकता था। अतः लेट कर मैंने स्कोप को 200 गज के निशान पर रखा और सावधानी पूर्वक निशाना साधने के बाद फायर कर दिया। मेरी चोट पे घुरल उसी शिला पर गिर पड़ा जिस पे वह खड़ा हुआ था, जो कि बहुत सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उसके नीचे कई सौ गज की गहरी खाई थी। एक दूसरा घुरल, जिसे मैंने नहीं देखा था, अब घाटी के दूर वाले किनारे की ओर भाग पड़ा, जिसके पीछे एक छोटा सा शेना भी था, और कुछ देर स्थिर खड़ा रहने के बाद और हमें कई बार पीछे देखने के बाद वह पहाड़ के कंधे के आगे चला गया। जब वन रक्षक और मैं धूम्रपान कर रहे थे, मेरे दोनों आदमी शिकार को उठाकर लाने लगे। भालू की चर्बी के अपने हिस्से से वंचित किए जाने के बाद फॉरेस्ट गार्ड को इस वायदे के साथ प्रसन्न किया गया कि वह घुरल का थोड़ा मांस और उसकी खाल को ले सकता है। उसने कहा कि वह इससे अपने पिता के बैठने के लिए मोड़ा बनाएगा, जो वृद्धावस्था और गठिया के कारण अपना सारा दिन धूप सेकने में ही व्यतीत करते थे। अगली सुबह को जल्दी ही घाटी का दौरा करने के बाद मेरा संदेह सही सिद्ध हुआ कि शेर अपने शिकार पे नहीं लौटेगा, जबकि भालू ऐसा करेंगे। केवल हड्डियां ही शेष बची थी जब तीनों भालुओं ने शिकार को समाप्त कर दिया था, और जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां एक अकेले गिद्धराज बड़ी मेहनत से शेष बचा कुचा ढूंढ रहे थे। सुबह अभी जवान थी, अतः पहाड़ पर उस दिशा में चढ़ने के बाद जिधर शेर पिछली शाम को गया था, मैं टीले के ऊपर तक और नीचे लोहार घाट की सड़क तक आदमखोर बाघ के पंजों के निशान देखने को गया। दोपहर में विश्राम गृह को लौटने के बाद मुझे एक और मार की सूचना दी गई, यानी कि हमले की।
मेरा संदेशवाहक एक बुद्धिमान नौजवान था जो एक मुकदमे के सिलसिले में हाजिर होने को अल्मोड़ा जा रहा था। उसके पास इतना समय नहीं था कि मुझे वह जगह दिखाता जहां उसने शेर को गाय को मारते देखा था। अतः उसने बरामदे के फर्श पे कोयले से एक रेखा चित्र बनाया। एक संयुक्त नाश्ता तथा भोजन करने के बाद मैं शिकार को खोजने के लिए निकल पड़ा, जो यदि नौजवान आदमी का रेखा चित्र सही है तो उस स्थान से 5 मील दूर था जहां मैंने पिछली शाम को शेर पे गोली चलाई थी। शेर जैसा मैंने देखा है मवेशियों के एक छोटे झुंड पर आधमका था, जो मुख्य घाटी के नीचे बह रही एक जलधारा के किनारे चल रहे थे। और नम जमीन की स्थिति को देखने के बाद ज्ञात हुआ कि शेर को अपने चुने हुए शिकार को नीचे गिराने में थोड़ी कठिनाई हुई होगी। एक बड़े तथा हष्ट-पुष्ट जानवर को जिसका वजन 6 या 700 पाउंड हो, मारना एक बड़ा ही मुश्किल का काम होता है और एक शेर जनरली इस काम को अंजाम देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता है। इस मौके पर शेर ने जैसे ही गाय को मारा था, तुरंत ही उसे उठा लिया था, क्योंकि वहां खून नहीं गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शेर पानी के स्रोत को पार करने के बाद पहाड़ के आधार पर स्थित घने जंगल में चला गया था। कल शेर ने अपना शिकार को उस स्थान पर छिपा दिया था जहां की उसे मारा था, परंतु आज उसका इरादा यह लगा कि अपने शिकार को मारने के स्थान से उतनी दूर ले जाएगा कि जितना ले जा सके। 2 मील या कुछ अधिक तक मैंने घसीटने के चिन्हों का पीछा करने पर एक घने जंगल से होकर खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ के मुख तक किया, जहां शेर को अपने भारी बोझ को पहाड़ के शिखर से कुछ ही 100 गज दूर ले गया होगा कि तभी गाय की पिछली टांगों में से एक टांग बांस के 2 पौधों के बीच में फंस गई। पहाड़ के ऊपर की तरफ एक शक्तिशाली झटका देने के बाद शेर ने टखने से थोड़ा नीचे से ही टांग तोड़ दी थी और उसे पौधों के बीच में फंसा छोड़ देने के बाद अपने शिकार के साथ चला गया था। पहाड़ के शिखर का वह बिंदु जहां शेर अपने शिकार को लेकर पहुंचा था सपाट था और 1 या 2 फुट गोलाई के बांज के बाल वृक्षों से ढका हुआ था। इन्हीं पेड़ों के नीचे जहां किसी प्रकार की झाड़ियां अथवा आड़ नहीं थी, शेर ने अपना शिकार उसे छुपाने का प्रयास किए बिना छोड़ दिया था। मैंने शेर का फॉलो केवल अपनी राइफल और कुछ कारतूसों को साथ लेकर धीरे धीरे किया था। फिर भी जब मैं चोटी पे पहुंचा तो मेरी कमीज गीली थी और मेरा गला सूखा हुआ था। मैं इसीलिए कल्पना कर सकता था कि शेर को भी प्यास लग गई होगी और उसे बुझाने की इच्छा भी हुई होगी। मुझे स्वयं पानी पीने की आवश्यकता थी, अतः मैं सबसे नजदीक उपलब्ध पानी को खोजने निकल पड़ा, जहां पे शेर के मिलने की भी एक संभावना थी। वह घाटी जिसमें मैंने भालू को मारा था दाहिने और आधे मील दूर थी और उसमें पानी भरा था, परंतु बाईं तरफ के निकट एक और खड्डा था। मैंने पहले उसी में प्रयास करने का निर्णय लिया। मैं इस घाटी के नीचे 1 मील के सबसे अच्छे भाग तक ही गया हूँगा और एक जगह पर आया जहाँ पे संकरी हो गई थी, जिसके दोनों ओर सीधे खड़े स्लेटी पत्थरों के किनारे थे। जब एक बड़ी शिला को पार करने के बाद मैंने शेर को अपने सामने 20 गज की दूरी पर लेटे हुए देखा। इस स्थान पे पानी का एक छोटा कुंड था और कुंड तथा दाहिने हाथ के किनारे के बीच रेत की एक संकरी पट्टी पे शेर लेटा हुआ था। यहाँ पे घाटी एक तीखा मोड़ लेती थी और शेर का कुछ हिस्सा मेरी तरफ वाले मोड़ की तरफ था और शेष हिस्सा मोड़ के पार था। वह अपनी बाईं करवट से तालाब की तरफ मुंह करके लेटा था और मैं उसकी पूंछ तथा पिछली टांगों के हिस्सों को देख सकता था। मेरे और सोते हुए जानवर के बीच में सूखी हुई शाखाओं की एक बड़ी मात्रा पड़ी थी, जिनको भैंसों को खिलाने के लिए कुछ समय पूर्व ऊपर झुके हुए पेड़ों से काट डाला गया था। इस बाधा को बिना आवाज किए पार करना संभव नहीं था और न ही ऐसा करना संभव था कि दोनों किनारों में से किसी भी सीधी कगार को स्लेटी पत्थरों को गिराए बगैर पार किया जा सके। अतः केवल एक ही बात करने को थी और वह यह थी कि बेट के शेर की प्रतीक्षा की जाए ताकि वह मुझे गोली चलाने का मौका दे। अपने बड़े परिश्रम और भरपेट पानी पीने के बाद शेर गहरी नींद में सो रहा था और आधे घंटे तक उसने कोई हरकत नहीं की। फिर वह अपनी दाहिनी बगल में मुड़ा और उसकी टांगों का और अधिक हिस्सा दृष्टि में आया। इस स्थिति में वह कुछ मिनटों तक लेटा रहा तथा फिर खड़ा हुआ और मोड़ के पीछे हट गया। अपनी उंगली घोड़े पर रखे हुए मैंने उसके पुनः दिखाई देने की प्रतीक्षा की, क्योंकि उसका शिकार मेरे पीछे के पहाड़ के ऊपर था। मिनट बीत गए और 100 गज दूर एक काकड़ पहाड़ से नीचे दौड़ता हुआ आया।
जो उन्मत्त की भांति भौंक रहा था, और थोड़ी देर में एक सांभर बिटों का शेर चला गया था। क्यों, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसने पहले ही काफी कठिन मेहनत कर ली थी जिसकी किसी एक शेर को आवश्यकता पड़ सकती थी। ये ऐसा प्रकरण भी नहीं था कि उसने मेरी गन सूंघ ली होगी, क्योंकि शेरों में सूंघने की शक्ति नहीं होती। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह शिकार के पास जरूर लौटेगा जिसको उसने पहाड़ के शिखर तक लाने में इतना कष्ट सहा था, और मैं वहां उसका स्वागत करने को रहूंगा। उस कुंड का पानी जहाँ शेर ने पानी पिया था हिम शीतल था, और अपनी प्यास बुझाने के बाद मैं देर तक स्थगित किए गए धूम्रपान का आनंद उठाने में समर्थ था। सूर्य जब अस्त होने के निकट ही था, तब मैं एक बांज के पेड़ पे सुविधाजनक स्थिति में बैठ गया, जो 10 गज पूर्व की ओर तथा शिकार के थोड़ा दाहिनी ओर था। शेर पश्चिम की ओर से पहाड़ पे ऊपर आएगा, और यह उचित नहीं था कि शिकार सीधे हमारे बीच में हो, क्योंकि शेरों की नजर बहुत अच्छी होती है। पेड़ पर से मेरी सीट से मेरे सामने घाटी का और ऊपर के पहाड़ों का स्पष्ट दृश्य था, और जब अस्त होता हुआ सूर्य, जो आग के एक बड़े गोले की तरह दिखाई दे रहा था, पृथ्वी के किनारे पे विश्राम कर रहा था, जिससे संसार लाल रंग से नहा गया था। एक सांभर मेरे नीचे घाटी से टोका शेर चल पड़ा था, तथा उसके पास अपने शिकार तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था, जबकि वहां सच्चा निशाना लगाने के लिए अब भी पर्याप्त दिन का प्रकाश था। आग की गेंद क्षितिज के नीचे डूब गई, लाल चमक पृथ्वी से लुप्त हो गई, गोधूली ने अंधकार को अपना स्थान दे दिया, तथा जंगल में सब शांत था। चंद्रमा अपनी तीसरी कला में था, परंतु तारे जो हिमालय से ज्यादा कहीं भी नहीं चमकते थे, मुझे शिकार को देखने के लिए पूरा प्रकाश दे रहे थे, जो कि सफेद था। शिकार का सिर मेरी तरफ था, और शेर यदि अब आया और धड़ की तरफ से खाना आरंभ किया तो मैं उसे देखने में समर्थ नहीं रहूंगा। किंतु जब शिकार दृष्टि से ओझल होगा तो अपने दृष्टिकोण को सफेद शिकार की सीध में रखने के बाद और फिर राइफल को उठाते हुए घोड़ा दबा देने पे वहां शेर को गोली लगने की संभावनाएं 50-50 थी। परंतु यहाँ पे कोई नरभक्षी नहीं था जिस पर किसी भी हालत में गोली चलाई जाती। यहाँ पे टेम्पल टाइगर था, जिसने इंसानों को कभी सताया नहीं था, और जिसने यद्यपि 4 लगातार दिनों में 4 गायें मार डाली थी, फिर भी जंगल के नियम के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया था। उसको तत्काल मार डालने से उनको लाभ होता जो उसकी लूटमार से पीड़ित हो रहे थे, परंतु रात में एक अनिश्चित निशाना इस संभावना के साथ साधना कि वह केवल घायल हो जाता और उसको घंटों तक पीड़ा को झेलने के लिए छोड़ देना ही होता, और यदि वह स्वस्थ न हो पाता तो एक आदमखोर बनने के लिए छोड़ देना होता, जो कि किन्हीं भी परिस्थितियों में न्याय संगत नहीं है। पूर्व से रोशनी आ रही थी, क्योंकि पेड़ों के तने अजीब सी छाया देने लगे थे। फिर चंद्रमा जंगल के खुले टुकड़ों को प्रकाशित करते हुए उदित हो गया। यही समय था जब शेर आया। मैं उसको देख नहीं सकता था, परंतु मुझे मालूम था कि वह आ गया था, क्योंकि मैं उसे महसूस और उसकी उपस्थिति को सूंघ सकता था। क्या वह शिकार के पार वाली तरफ झुका हुआ बैठा था, तथा केवल उसकी आंखें और सिर का ऊपरी भाग ही पहाड़ के शिखर से थोड़ा उठा हुआ था, क्योंकि वह मुझे देख रहा था? नहीं, वो संभव नहीं था, क्योंकि उस वक्त से जब मैंने अपने स्थान पर अपने को आरामदायक स्थिति में व्यवस्थित कर लिया था, मैं पेड़ का हिस्सा बन गया था, और शेर बिना किसी कारण के एक जंगल में प्रत्येक पेड़ के पास जाते हुए उसकी खोजबीन करते हुए नहीं चलते हैं। फिर भी शेर वहां था, और वह मुझे देख रहा था। वहां पे मुझे साफ दिखने लायक प्रकाश था, और बहुत ही सावधानी पूर्वक मैंने अपने सामने के पूरी क्षेत्र की बारीकी से जांच की। फिर जैसे ही मैंने पीछे देखने के लिए अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया, मैंने शेर को देखा। वह शिकार की तरफ मुंह किए हुए चांदनी के एक टुकड़े में अपने नितंबों पर बैठा हुआ था, और सिर मोड़कर मुझे देख रहा था। जब उसने मुझे अपनी ओर नीचे देखते हुए देखा, तो उसने अपने कान चपटे कर दिए, क्योंकि मैंने आगे कोई चेष्टा नहीं की। उसके कानों ने अपनी सीधी स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। मैं उसे अपने आप से कहते हुए कल्पना कर सकता था कि अच्छा, आपने मुझे अब देख लिया है, और अब आप इस बारे में क्या करने चाह रहे हो? वहां पे मेरे लिए करने के लिए कुछ कम ही था, क्योंकि गोली चलाने के लिए मुझे आधा गोलाई में घूमना पड़ता, और यह शेर को शंकित किए बिना असंभव नहीं हो सकता था, जो मुझे देखने जा रहा था। वहां पर फिर भी मेरे लिए
अपने बाएं कंधे से गोली चलाने की संभावना थी और मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया। राइफल मेरे घुटनों पर टिके हुई थी तथा उसकी नाल बाईं ओर इंगित कर रही थी और जैसे ही मैंने उसे उठाया और दाहिनी ओर को घुमाने लगा, शेर ने अपना सिर नीचे किया और अपने कान फिर चपटे कर लिए। इस स्थिति में वह उतनी देर रहा जितनी देर में बिना हिला डुले बैठे रहा, परंतु जिस क्षण मैंने अपनी राइफल को बिना फिर से उठाना प्रारंभ किया, वह उठा और पीछे अंधकार में दूर चला गया। अच्छा तो यह बात थी तथा शेर ने बहुत निश्चित रूप से एक और दौर जीत लिया था। जितनी देर तक मैं पेड़ पर बैठा रहूंगा वह वापस नहीं लौटेगा, परंतु यदि मैं दूर चला जाऊं तो वह वापस आ सकता था तथा शिकार को हटा देता, क्योंकि वह एक पूरी गाय को एक रात में नहीं खा सकता था, जिससे मुझे अगले दिन एक और मौका मिल सकता था। तो प्रश्न अब मेरे सामने यह था कि रात कहाँ व्यतीत की जाए। मैं उस दिन पूरे 20 मील पहले ही चल चुका था तथा विश्राम गृह तक घने वन से होकर 8 मील और चलने का विचार मुझे उचित नहीं सूझा। किसी अन्य क्षेत्र में मैं शिकार से 200 या 300 गज दूर तक चला जाता और जमीन पर शांतिपूर्वक सो जाता, परंतु इस क्षेत्र में एक नरभक्षी बाघ था तथा नरभक्षी बाघ रात में शिकार करते हैं। उस शाम जब मैं पेड़ पे बैठा हुआ था तो मैंने कहीं दूर मवेशियों की घंटियां बजने की आवाजें सुनी थी, जो या तो किसी गांव से या गौशाला से आ रही थी। मैंने उस आवाज का बिल्कुल सही अनुमान लगा लिया था और अब मैं यह मालूम करने निकल पड़ा कि वे कहाँ से आई थी। हिमालय में पशुओं की चोरी नहीं होती है और सारे कुआओं में सामुदायिक गौशालाएं बनाई गई है, जो चरने के स्थानों के निकट वनों में स्थित हैं। मैंने घंटियों की आवाज जिस छप्पर से सुनी थी उसे खोज लिया, जहां लगभग 100 मवेशी एक बड़े खुले हुए छप्पर में थे, जिसके चारों ओर सशक्त लकड़ी का बाड़ा बना था। यह वास्तविकता की बाड़ा एक घने वन में किसी रखवाले के बिना स्थित था, पहाड़ के लोगों की ईमानदारी का प्रमाण था तथा ये इस बात का भी प्रमाण था कि देवीधुरा में मेरे आने से पहले गाय बैलों को शेर द्वारा नहीं मारा गया था। रात में वन में सारे जानवर शंकित रहते हैं तथा यदि मुझे बाड़े के निवासियों के बीच में सुरक्षित रात बितानी थी तो मुझे उनकी बहुत प्राकृतिक शंका का निवारण भी करना था। हमारे गांव काला ढूंगी के आसामी लगभग 900 गाय और भैंसों का झुंड रखते हैं तथा मवेशियों के साथ अपने आरंभिक बचपन से जुड़े रहने के कारण मैं उस भाषा को जानता हूँ जिसे वे समझते हैं। बहुत धीरे चलते हुए तथा जानवरों से बातें करते हुए मैं छप्पर के निकट गया और कटघरे के पास पहुंच के उससे पीठ टिका के धूम्रपान करने बैठ गया। जहां मैं बैठा वहां पे अनेक गायें खड़ी हुई थी तथा उनमें से एक आगे बढ़ी और अपने सिर को बाड़े के डंडों के बीच से निकाल के मेरे सिर के पिछले भाग को चाटने लगी, जो कि एक मैत्रीपूर्ण संकेत था, परंतु गीला करने वाला। और 8000 फुट की ऊंचाई पे रातें बहुत ठंडी होती है। अपनी सिगरेट को खत्म करने के बाद मैंने अपनी राइफल को खाली किया और उसे फूंक से ढककर बाड़े के ऊपर चढ़ा। उस स्थान का चुनाव करने में सावधानी बरतनी थी जहां मुझे सोना था, क्योंकि रात में खतरे का कोई संकेत मिलता तो मवेशी बाड़े में चक्कर काटने लगते तथा जमीन पे उनके पैरों के नीचे कुचले जाने का डर रहता। बाड़े के केंद्र के पास और छत को सहारा देने वाले खंभों में से एक, जिस पर मैं जरूरत पड़ने पर चढ़ सकता था, और वहां पर सो रही 2 गायों के बीच में खुला स्थान था। लेटे हुए जानवरों के ऊपर से जाके तथा खड़े जानवरों के सिर हटा के अपना रास्ता बनाते हुए मैं उन दोनों के बीच में लेट गया, जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुई थी। वहां रात में कोई खतरे का संकेत नहीं सुनाई पड़ा, अतः मुझे वहां पर छत को सहारा देने वाले खंभे में ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी तथा गायों के गर्म शरीर से रात की सर्दी से सुरक्षित होके तथा उन स्वस्थ मवेशियों के शरीर की शहद से मिठी सुगंध को अपने नथनों में समाये मैं ऐसा सोया कि जैसे कि मेरी पूरी दुनिया के साथ शांतिपूर्ण मैत्री हो गई हो, जिसमें शेर तथा नरभक्षी बाघ भी सम्मिलित थे। अगली प्रातः सूर्योदय हो ही रहा था जब कुछ आवाजें सुन के मैंने अपनी आंखें खोली और 3 आदमियों को दूध दहने के बर्तन लिए हुए देखा, जो कि बाड़े के डंडों के बीच से मुझे घूर रहे थे। शेर के कुंड में मैंने पानी पिया था, वही सब कुछ था जो पिछले दिन नाश्ते के बाद से मेरे होठों से गुजरा था, और उन आदमियों द्वारा मुझे स्वागत करने योग्य गर्म दूध का पेय पीने को दिया गया।
जब वे अपने आश्चर्य से उबर गए जो उनको मुझे उनके ढोर डंगरों के साथ सोते हुए देख के हुआ था। आदमियों को उनके द्वारा भोजन करने के लिए गांव चलने को दिए गए निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद मैंने उनको रहने तथा खाने की व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया तथा विश्राम गृह को नहाने तथा खाना के लिए जाने से पहले मैं उस जगह पे गया जहां शेर ने अपना शिकार रखा था। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि शिकार उसी तरह पड़ा था जैसे मैं उसे छोड़ के गया था और उसको गिद्धों तथा सोने के सिर वाले गरुड़ों से सुरक्षित रखने के लिए मैं उसे टहनियों से ढक के रेस्ट हाउस को वापस चला गया था। जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, विश्व के किसी भी भाग में सेवक अपने स्वामियों की सनकों के प्रति इतने सहनशील नहीं होते हैं जितने कि भारत में। जब मैं 24 घंटे की अनुपस्थिति के बाद विश्राम गृह पहुंचा तो कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया गया तथा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। नहाने हेतु गर्म पानी तैयार था, साफ कपड़े रखे थे और अल्प समय में ही दलिया और अंडों की भुजिया, गर्म चपातियां और बूढ़े पुजारी द्वारा भेंट किए गए शहद का नाश्ता कर रहा था तथा चाय पी रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं रेस्ट हाउस के सामने बैठ के शानदार दृश्य की प्रशंसा करते हुए योजनाएं बनाने लगा। मैं नैनीताल स्थित अपने घर से केवल एक ही उद्देश्य से निकला था कि पनार के मैन ईटर को मारने की कोशिश करूंगा और जिस रात को उसने चरवाहे को मंदिर के चबूतरे से घसीटने का प्रयास किया था, तब से उसके बारे में कुछ भी सुना नहीं गया था। पुजारी, दुकानदार तथा निकट और दूर के सारे लोग जिनसे मैंने पूछा था, उन्होंने अवगत कराया कि अनेक बार लंबी अवधि के लिए वह बाघ पृथ्वी के इस भाग से न जाने कहाँ लापता हो जाता था और उनका मानना था कि उनमें से एक समय आजकल आरंभ हो चुका था, परंतु कोई भी यह नहीं बता रहा था कि वह समय कब समाप्त होगा। जिस इलाके में मैनीटर सक्रिय था वह बहुत ही विस्तृत था तथा उसमें संभवतः 10 से 20 बाघ थे। उस क्षेत्र में केवल एक ही बाघ को खोजना और गोली मारना जिसने मनुष्यों को मारना बंद कर दिया था, यह भी मालूम न हो कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। ये एक निराशाजनक काम था। जहां तक मैनीटर का संबंध था, मेरा अभियान असफल हो गया और देवीधुरा में और ज्यादा रुकने से कोई लाभप्रद उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। जहां तक टेम्पल टाइगर का सवाल था, मैं यह नहीं समझता कि इस शेर को मारना मेरा उत्तरदायित्व था, परंतु मुझे अनुभव हुआ था तथा बहुत गहराई तक महसूस हो रहा था कि मेरे द्वारा उसका पीछा किए जाने से उसे और ज्यादा मवेशियों को मारने की प्रेरणा मिल रही थी, जैसा कि उसने सामान्य स्थिति में नहीं किया होता, क्योंकि एक शेर ने मेरे देवीधुरा में आगमन के 2 दिन से ही मवेशियों को मारना आरंभ किया। यह कहना संभव नहीं था और मेरे चले जाने पर वह मारना बंद कर देगा, यह बाद में देखने वाली बात थी। जो भी हो, मैंने उसे मारने के हर संभव प्रयास किए थे और जो भी क्षति उसने पहुंचाई थी उसकी पूर्ति मैंने अपनी जेब से करने की भरसक कोशिश की थी। और शेर ने भी मुझे जंगल के सबसे रोचक अनुभवों में से एक से अवगत कराया था, इसलिए मैंने उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी, क्योंकि उसने मुझे इस रोमांचकारी खेल में जो हम बीते हुए 4 दिनों में खेल रहे थे, प्रत्येक मौके पे परास्त किया था। ये 4 दिन बहुत ही मेहनत वाले रहे थे, अतः मैं आज रात विश्राम करूंगा और अगली सुबह शीघ्र ही नैनीताल वापस लौटने की अपनी यात्रा के प्रथम चरण में चल दूंगा। मैं इस निर्णय पे पहुंचा ही था कि जब मुझे पीछे से एक स्वर सुनाई दिया, सलाम साहब, मैं आपको बताने आया हूँ कि शेर ने मेरी गाय मार दी है। शेर को मारने का एक और मौका था। चाहे मैं सफल रहूं अथवा नहीं, मैं कल प्रातः यहाँ से चल पड़ने के अपने कार्यक्रम पर तो अडिग रहूंगा ही। मनुष्य तथा भालुओं के हस्तक्षेप करने से नाराज होकर शेर ने अपना क्षेत्र बदल लिया था और यह अंतिम शिकार उसने देवीधुरा के पूर्वी भाग में कई मील दूर किया था, जहाँ पिछली शाम को मैं उसे मारने के लिए बैठा था। यहाँ भूमि उबड़ खाबड़ थी, जिसमें छितरी हुई झाड़ियां तथा यहाँ वहाँ कुछ पेड़ खड़े थे और जो चौकोर के लिए एक आदर्श स्थान था, परंतु अंतिम स्थान हो सकता था जहाँ पर मैं एक शेर को देख सकता था। पहाड़ के मुख से तिरछे होकर जाता हुआ एक उथला गर्त था। इसी गर्त में घनी झाड़ियों के टुकड़े थे, जिसमें कहीं कहीं पर छोटी घास के मैदान थे। इन्हीं खुली जगहों में से एक कोने में गाय मारी गई थी, जो झाड़ियों की तरफ घसीट के खुले में छोड़ दी गई थी। मैदान के विपरीत दिशा में पहाड़ के नीचे की ओर एक बांज का बड़ा पेड़ था।
आसपास सैकड़ों गज की दूरी तक यही एकमात्र पेड़ था, अतः मैंने इसी पर बैठने का निर्णय लिया। जब तक मेरे आदमी ने चाय बनाने के लिए पानी की एक केतली को गर्म किया, मैं चारों तरफ ठो लेने गया कि क्या मैं पैदल चलकर ही शेर पे गोली चला सकता था। मुझे विश्वास था कि शेर उसी उथले गड्ढे में कहीं लेटा होगा, तथापि मैंने उसे उस गर्त के प्रत्येक फुट में 1 घंटे तक खोजा। मैंने उसके कोई भी चिन्ह नहीं देखे। यह पेड़ जिसमें मुझे बैठना था मैदान की तरफ झुका हुआ था। टहनियों को बार बार छांट देने के कारण इसके तने पर अनेक स्थानों से छोटी शाखाएं निकली हुई थी, जिनसे होके पेड़ पे चढ़ना आसान हो गया था। परंतु इससे नीचे का तना दिखाई नहीं देता था। 20 फुट ऊपर तक एक अकेली बड़ी शाखा तप्पड़ के ऊपरी बढ़ी हुई थी और इस पर बैठा जा सकता था, परंतु यह बहुत असुविधाजनक थी तथा इस पर आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता था। 4 बजे मैंने अपने आदमियों को यह समझा के वापस भेजा कि वे पहाड़ी के ऊपर स्थित गांव में चले जाए और वहां मेरा इंतजार करें, क्योंकि मेरा इरादा सूर्यास्त के बाद बैठने का नहीं था। शिकार, जैसा कि मैंने कहा था, मेरे से 10 गज की दूरी पर खुले में पड़ा था और उसका पृष्ठभाग घनी झाड़ियों के झुरमुट से 1 गज दूर था। मैं 1 घंटे से अपने स्थान पर बैठा हुआ था तथा लाल दाढ़ी वाली बुलबुलों को देख रहा था, जो मेरी दाहिनी ओर स्थित रसभरी की झाड़ियों के फल खा रही थी। और फिर मैंने अपनी आंखें गाय की लाश को देखने के लिए घुमाई और झाड़ियों के झुरमुट के ऊपर से शेर का सिर उठा हुआ देखा, जो कि स्पष्ट रूप से लेटा हुआ था, क्योंकि उसका सिर जमीन के निकट था तथा उसकी आंखें मुझ पे स्थिर थी। इसी समय एक पंजा आगे बढ़ाया गया, फिर दूसरा, और फिर बहुत धीरे तथा पेट को जमीन से सटाए हुए उसने अपने को शिकार के पास तक सरकाया। यहाँ पे वह बड़ी देर तक बिना हिले डुले रहा। फिर अपने मुख से टटोलकर और अपनी आंखें अभी भी मुझ पे स्थिर रखे हुए उसने गाय की पूंछ को काटा। उसने एक तरफ रखा और खाना आरंभ कर दिया। भालू से अपनी 3 दिन पूर्व हुई लड़ाई के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था। शेर भूखा था और उसने ऐसे खाया जैसे एक आदमी सेब को खाता है। खाल की उपेक्षा करते हुए वह गाय के पिछले हिस्से से बड़े बड़े कोर खा रहा था। राइफल मेरे घुटनों पर शेर की दिशा में इंगित करती हुई पड़ी थी और मुझे केवल इतना भर करना था कि उसे कंधे तक उठाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का मौका तभी मिलता जब शेर अपनी आंखें एक पल के लिए मेरी तरफ से हटाता। परंतु शेर को खतरे का एहसास था, क्योंकि मुझसे आंख हटाए बिना वह धीरे धीरे जल्दबाजी किए बिना खाता गया। जब वह 15 या 20 पाउंड मांस खा चुका था, तभी बुलबुलों ने रसभरी की झाड़ियों को छोड़ा और 2 नीलकंठ भी उनके पास चले आए और वे वहां शेर के पीछे की झाड़ियों में जोर जोर से कटकटा रहे थे। मैंने सोचा यही समय है कि जब मुझे कुछ करना चाहिए। यदि मैंने राइफल को धीरे धीरे कंधे तक उठाया तो शेर संभवतः उस हलचल को देख नहीं पाएगा। अतः जब पक्षी सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, मैंने ऐसा करना आरंभ किया। मैंने राइफल की नाल को शायद 6 इंच तक ही घुमाया होगा कि शेर पीछे की तरफ ऐसे खिसका जैसे किसी ताकतवर स्प्रिंग ने उसे खींचा हो। अपने कंधे पे राइफल उठाए तथा कोहनियों को घुटने पर टिकाए मैंने शेर द्वारा अपना सिर दूसरी बार उठाने की प्रतीक्षा की और मैं आश्वस्त था कि वह ऐसा करेगा। काफी समय ऐसे ही व्यतीत हो गया, तभी मैंने शेर की आवाज सुनी। वह झाड़ियों के चारों तरफ का चक्कर काटकर पीछे से मेरे पेड़ तक पहुंचा तथा पेड़ को नोचना आरंभ कर दिया, परंतु पेड़ के तने पर छोटी टहनियां इस तरह उगी थी कि मैं उसे देख नहीं सकता था। प्रसन्नता से गुरगुराहट करते हुए शेर ने पेड़ को पूरी शक्ति से नोचा, जबकि मैं शाखा पर बैठा हुआ मौन हंसी से लोटपोट हो रहा था। मैं जानता हूं कि कौवा तथा बंदरों में विनोद की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उस दिन तक मुझे ज्ञात नहीं था कि शेर भी बहुत विनोद प्रिय होता है, और न ही मुझे मालूम था कि एक जानवर इतना भाग्यशाली और गुस्ताख हो सकता है जितना कि वह विशेष शेर था। 5 दिन में उसने 5 गायें मार डाली थी, जिनमें से 4 तो दिन के उजाले में। इन 5 दिनों में मैंने उसे 8 बार देखा था तथा 4 मौकों पर उसके ऊपर राइफल का गोला दबाया था। और अब मुझे आधे घंटे तक घूरते हुए अपना खाना खाने के बाद वह उस पेड़ को नोच रहा था जिस पर मैं बैठा था और घुरघुराते हुए मेरा तिरस्कार कर रहा था।
बूढ़े पुजारी ने मुझे शेर के बारे में बताते हुए कहा था कि उसे कोई आपत्ति नहीं है साहब कि आप इस शेर को मारने की कोशिश करें, परंतु न तो आप तथा ही कोई अन्य इसे मारने में सफल हो पाएगा। शेर अब अपने तरीके से पुजारी की बात की पुष्टि कर रहा था। अच्छा, तो शेर ने इस रोमांचकारी खेल में, जिसे हमने आपस में एक दूसरे को घायल किए बिना खेला था, अपनी अंतिम चाल चल ही दी थी, परंतु मैं उसे अंतिम हंसी को हंसने का संतोष प्रदान नहीं करना चाहता था। अतः राइफल को घुटनों पर लेटाने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ के मिलाए और उसके नोचना बंद करने की प्रतीक्षा की, और फिर अपने गले की पूरी शक्ति लगाकर एक चिल्लाहट निकाली जो पहाड़ के ऊपर से प्रतिध्वनित करती हुई गई, जिसे सुन के वो पहाड़ से नीचे की तरफ पूरी गति से दौड़ते हुए भाग गया। मेरे आदमियों ने गांव के नीचे के रास्ते को दौड़कर पूरा किया और जब वह मेरे पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शेर को अपनी पूंछ को हवा में उठाते हुए भागते हुए देखा है, और यह देखिए उसने पेड़ का क्या हाल कर दिया है। अगली प्रातःकाल मैंने देवी धुरा में अपने सारे मित्रों को अलविदा कहा और उनको आश्वासन दिया कि जैसे ही नरभक्षी फिर से एक्टिव होगा मैं वापस लौटूंगा। मैंने देवी धुरा का बाद के वर्षों में अनेक बार भ्रमण किया जब मैं नरभक्षियों का आखेट कर रहा था, परंतु मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि देवी शेर को यानी कि टेम्पल टाइगर को किसी ने मार डाला हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के बाद वह पुराना योद्धा एक बूढ़े सैनिक की भांति विलुप्त हो गया होगा। तो ये थी कहानी टेम्पल टाइगर की, जिसको कई बार मौका मिलने के बाद भी जिम कॉर्बेट नहीं मार सके। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।